नमस्ते, मैं कंचन मरमट। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। इसकी तीसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं वैश्वीकरण और शिक्षा इसका नाम है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण किसे कहते हैं। जैसे कि आप शब्द से जान सकते हैं, वैश्वीकरण यानी विश्व के इकट्ठा होने को वैश्वीकरण कहा जाता है। जैसे हम इसकी परिभाषा के बारे में जानें, इसके अर्थ को समझें, तो इसे हम अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। यह ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी प्रसिद्ध है और जाना जाता है। आज विश्व भर में तेज़ी से आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, इन्हें भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया ही प्रभावित कर रही है। वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतर्क्रिया करने का कार्य करती है। यह अंतर्क्रिया विभिन्न देशों के मध्य तकनीकी और सूचना के द्वारा विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, तकनीकी आदि क्षेत्रों के मध्य की जाती है। दो देशों या दो से अन्य देशों के बीच में जो क्रिया की जाती है उसे मध्य अंतर्क्रिया कहते हैं। इसमें तकनीकी के द्वारा जो विकास किए जाते हैं, जैसे आज आप सभी जानते हैं कि तकनीकी का इतना विकास हो गया है कि एक देश से दूसरे देश में बैठ कर के व्यक्ति रोजगार भी कर सकता है, ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से खरीदारी भी कर सकता है, शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है, अपने दैनिक कार्यकलाप भी तकनीकी के माध्यम से सुचारू रूप से आसानी से कर सकता है। सूचना के द्वारा भी विचार हमें प्राप्त होते हैं इसके द्वारा कि एक देश में क्या सूचना लागू की गई है, जो दूसरे राज्यों को भी पता चलती है। दूसरे राज्यों की नीतियों के बारे में भी हमें पता चलता है तकनीकी के द्वारा ही। सामाजिक मूल्य, एक देश में जो मूल्य स्थापित किए जाते हैं कि व्यक्तियों के लिए क्या सही है, क्या नहीं है, इस पर भी वैश्वीकरण ध्यान देता है और ऐसे मूल्य स्थापित किए जाते हैं इसमें, ताकि एक देश के नागरिकों के द्वारा किए गए कार्य दूसरे देशों के नागरिकों के लिए समस्या उत्पन्न न करे। शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण के अंतर्गत बहुत ही योगदान प्रदान किया जाता है। आज एक भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अपने देश से बाहर जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकता है और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर संगोष्ठी और सम्मेलन स्थापित किए जाते हैं और अध्यापकों को अधिक से अधिक सीखने को मिलता है। शिक्षक अधिक से अधिक उन्नति की ओर भी इसी के माध्यम से बढ़ता है और इसमें सहयोग वैश्वीकरण करता है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और तकनीकी के क्षेत्र में भी वैश्वीकरण कार्य करता है। वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों, अगला हमारा टॉपिक है। इसमें वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों मानी जाती है, इसमें सबसे पहला बिंदु है हमारा तकनीकी के विकास और प्रगति के लिए। जिस प्रकार से तकनीकी का विकास किया जा रहा है, आज हम ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आज जगह जगह पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इसके विकास के लिए भी एक देश से दूसरे देश के जुड़ाव ही है जो इस तकनीकी के विकास के लिए और इसकी प्रगति करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा हमारा बिंदु है प्रदूषण और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में, पाकिस्तानी जो देश है, वहाँ पर आतंकवाद बढ़ रहा है। कुछ समय पहले कश्मीर में भी हमले हो रहे थे, पाकिस्तान के द्वारा भी हमारे भारत पर हमले हो रहे थे, तो यह सभी आतंकवाद ही है और यह एक समस्या है। ऐसे ही एक भयंकर समस्या है प्रदूषण की, जिसके अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण,
सभी आते हैं। और यह प्रदूषण इसलिए है क्योंकि वाहनों का प्रयोग बढ़ गया है और जल भी संकट में है, वर्षा भी कम होती है, पौधे लगाए कम जाते हैं, काटे ज़्यादा जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं को भी ध्यान में रखकर विश्व स्तर पर सभी देश मिलकर के इसका समाधान करते हैं। इसके लिए भी वैश्वीकरण के अंतर्गत इसकी आवश्यकता होती है। तीसरा है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मा विश्व स्तर पर उठाया जा रहा है सभी देशों के सरकार द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भूकंप हुआ, आतंकवाद हुआ, बाढ़ हुई, यह सभी महामारी हुई, यह सभी जीवन को खतरे में डालने के लिए ही समस्या बनी हुई है और इन समस्या का समाधान करने के लिए ही विश्व में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, इस पर भी वैश्वीकरण ध्यान देता है। चौथा है पूंजी, श्रम और उत्पादित वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए। वैश्वीकरण के द्वारा ही श्रम स्थापित किया जाता है, मजदूरों को रोजगार प्राप्त किए जाते हैं ताकि वो रोजगार के द्वारा पूंजी को अधिक से अधिक बढ़ाए और रोजगार के द्वारा ही हमारे देश में वस्तुएं उत्पादित की जाती है, ताकि जो देशों में वस्तुएं नहीं हैं तो हमारे यहाँ से वस्तुएं जाएं और वहाँ की वस्तुएं हम यहाँ पर प्राप्त कर सकें। आज हम देखते हैं कि हमारे देश में बाहरी देशों से तेल आता है, तो ये जो तेल है तो यह भी वैश्वीकरण के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। हमारे देश ने अन्य देशों के साथ में संधि कर रखी है, तभी हमें वहाँ की वस्तुएं प्राप्त होती है। और ये वस्तुओं के आदान प्रदान करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसका भी योगदान हमें वैश्वीकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है और इसी के द्वारा ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण के मुख्य उद्देश्य आखिरकार क्या है? क्या वैश्वीकरण के उद्देश्य होने चाहिए? इस पर हम पढ़ते हैं। पहला है वैश्विक समुदाय के रूप में एकत्रित करने के लिए। विश्व को एक समुदाय के रूप में एकत्रित करने पर इसमें बल दिया जाता है कि विश्व एक परिवार की तरह रहे, सभी देश आपस में सदस्य बनकर रहे। जैसे कि हम सभी जानते हैं संगठन में शक्ति, ताकि सभी शक्तियां मिलकर रहेगी तो किसी भी समस्या का आसानी से समाधान खोज सकती है। दूसरा है विश्व स्तर पर पूंजी को बढ़ावा देने के लिए। विश्व सभी संगठित है और सभी संगठित देशों के द्वारा रोजगारों को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि रोजगारों के द्वारा पूंजी को अत्यधिक बढ़ाया जा सके, देश को और प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सके। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सिर्फ अंतर राज्यों के अंतर्गत ही सीमित न रहे, बल्कि अपने राष्ट्रों की सीमा से बाहर निकलकर अपने देश के बाहर के सदस्यों के साथ में भी सहयोग करे, ताकि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सके और संकट के समय उनका साथ दे सके। चौथा है संपत्ति के औद्योगिक क्षेत्रों का निजीकरण करना। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों का निजीकरण किया जाता है, ताकि निजीकरण के द्वारा जो उद्योग धंधे जो किसी प्रकार से पिछड़ गए हैं या उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी आ गई है, तो उन औद्योगिक क्षेत्रों को एक दूसरे का सहयोग मिले और उन औद्योगिक क्षेत्रों के द्वारा संपत्ति को और से अधिक बढ़ाया जा सके। पांचवा है गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत गरीबी को ख़त्म करने पर ध्यान दिया जाता है, गरीबों की आर्थिक दशा को सुधारने पर बल दिया जाता है। इसमें गरीबों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि भामाशाह कार्ड। इस भामाशाह कार्ड के अंतर्गत आप किसी भी अस्पताल में जाकर के सुख सुविधाओं की, दवाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। गरीबों के लिए
वृद्धावस्था पेंशन भी दी जाती है। रोजगार भी प्राप्त किया जाता है 100 दिन का, जिन्हें नरेगा कहा जाता है। और कन्याओं के शिक्षा के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए भी प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। जैसे कन्या के जन्म पर उपहार स्वरूप माता को धनराशि दी जाती है। गरीबों के लिए ही अस्पतालों में निःशुल्क सुख सुविधाएं मिलती है, दवाएं मिलती है। सरकारी स्कूलों की भी स्थापना की गई है, जिसमें कि गरीबी रेखा से जो नीचे बच्चे हैं, जो कि हाईली फीस पे नहीं कर सकते, तो वह भी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। धन्यवाद।